यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर हम लोग देख रहे थे, ठीक है। टेस्ट नंबर 18 है, राइट। 18 का हम लोग ने पार्ट 1 कवर किया था और पार्ट 2 भी यहाँ पर पेंडिंग था, तो पार्ट 2 में हम लोग यहाँ करेंगे। पार्ट 2 मतलब कहने का 50 क्वेश्चन तक हो गए, तो 50 के बाद से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर देखो जो टेस्ट नंबर 19 है वो हम लोग दोनों पार्ट कर चुके हैं उसके, ठीक है। जो कल हमने इसका लास्ट पार्ट अपलोड किया था सेकंड, और आज यहाँ पर 18 का कुछ पार्ट बचा हुआ था सेकंड वाला, वो मैं आज यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अभी 2 दिन बाद होने वाला है टेस्ट नंबर 20, तो वो भी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 18, 19 और 20 आप यहाँ से लाइन से देखोगे। अभी 18 एक पार्ट करा चुका हूँ पहले में, सेकंड पार्ट ये है, और 19 के दोनों पार्ट कर चुके हैं हम लोग। आते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 के बाद से स्टार्ट करते हैं जहाँ से एंड किए थे हम लोग ने। यहाँ से शायद 52 तक कर लिए थे, है ना। तो 52 दोबारा से भी देख लेते हैं एक बार फिर से, तो देखते हैं 52 को। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला है यहाँ से अभिसमय प्रोटोकॉल, यहाँ पर इसकी विषय वस्तु क्या होगी? स्टॉकहोम अभिसमय। स्टॉकहोम जो अभिसमय है ये स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को लेकर के संरक्षण करना, ठीक है, सही है। नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल जिससे जैव विविधता पर अभिसमय सीबीडी के तहत अपनाया गया था, और यहाँ पर अनुवांशिक संसाधन तक पहुंच के लेकर के उसके उपयोग से उत्पन्न लाभों को निष्पक्ष और समान वितरण संबंधित होगा उससे। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा यहाँ से तीसरा कार्टेजोना प्रोटोकॉल, ये क्या होगा? संघटक जो वन प्रजाति होती है, वन प्रजाति, उसके अंतर्गत व्यापार का विनियमन करता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जैव सुरक्षा पर कार्टेजोना संगठन वन जीव प्रजातियों के व्यापार और यहाँ पर उसके विनियमन नहीं करता। इसके बजाय ये आधुनिक जैव विविधता जो होती हैं, जो प्रौद्योगिकी होती हैं, उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जीवित संशोधित जो जीव होते हैं उसकी सीमा पर आगमन करता है ना, और उसका नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यहाँ से बात गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 53 आते हैं। 53 है वन जीव और वनस्पति के संकटग्रस्त प्रजाति के बारे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय में एक बार विचार करना है। सिटीज की स्थापना वर्ष 1973 में वनजीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परमिट और प्रमाण पत्र की प्रणाली के माध्यम से विनियमित करने के उद्देश्य से की गई थी। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, सिटीज के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध प्रजातियाँ उनके विलुप्त के उच्च जोखिम के कारण अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध के अधीन होती है। सेकेंड यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, सिटीज जो है ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, इसके अंतर्गत सदस्य देशों द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिटीज अंतर्राष्ट्रीय संधि है और ये इस संधि के अर्थ में बाध्यकारी नहीं होगी, है ना, कि यहाँ पर आप बाध्यकारी है कि यहाँ पर दंडात्मक पूर्व लागू किया जाएगा। अगर नहीं यहाँ पर इसमें बाध्यकारी करोगे तो कि यहाँ पर बाध्यकारी नहीं होती है, राइट। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने के बाद दंड निर्धारित करते हैं, और ये व्यापार की निगरानी और अपने क्षेत्राधिकार में दंडात्मक प्रावधान है उसको प्रवर्तन और अनुपालन की रिपोर्ट के लिए सदस्यों की जो पक्षकार होते हैं उस पर निर्भर करते हैं। बाध्यकारी प्रबंधन तंत्र अनुपस्थिति और इनका कानूनी व्यापार तक सीमित कार्य क्षेत्र होता है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, इसका 2 बातें। 54 है कथन 1, कथन 2, कथन 3। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को व्यापक रूप से सबसे सफल बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों में से एक माना जाता है। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए विभेदित उत्तरदायित्वों के साथ बाध्यकारी समयबद्ध प्रतिबद्धताओं के माध्यम से ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करता है। सेकेंड यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित पदार्थों की सूची से जोड़ा और उसके चरणबद्ध तरीकों को कम करने को अनिवार्य किया था। तीसरी बात भी करेक्ट, तीनों बातें सही हैं। 54 का आंसर 1 2 और 3 सभी यहाँ से सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? 53 का करेक्ट आंसर यहाँ से सही है। 53 का, हाँ 54 का ना एक करेक्ट होगा, सभी सही है। 55 बातें IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट के बारे में विचार करना है। वर्ष 2020 में जारी पूर्ववर्ती आउटलुक की तुलना में गुड तथा गुड विद सम कंसर्न श्रेणी में मूल्यांकित प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। पहला, 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। असम में स्थित मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षण की दृष्टि से सिग्निफिकेंट
कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। दोनों बातें क्या होंगी यहाँ से एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रति मीट्रिक टन इथेनॉल की पैदावार चावल की तुलना में मक्का से अधिक होती है। पहली बात 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुसार भारत सरकार पूरे देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसके यहाँ पर तहत ऑयल मार्केटिंग मिश्रित पेट्रोल विक्रय करती है और ईबीपी कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार को 2025 तक पेट्रोल इथेनॉल का 20% मिश्रण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, और जो इथेनॉल को ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से अधिक होता है, जिससे यहाँ पर ये उत्तम मिश्रणी गुण प्रदान करता है। और इथेनॉल एक नवीकरणीय ईंधन है, जिससे यहाँ पर विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थों तय किया जाता है। ठीक है, और इनको बायोमास कहा जाता है। इथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन और रंगहीन द्रव है। इसे एथिल अल्कोहल और ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब पॉइंट याद रखना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। सेकेंड, अनाज से इथेनॉल के उत्पादन में एक सह उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन विद सल्यूबल्स कहा जाता है, जो प्रोटीन का एक काफ़ी अच्छा उच्च स्रोत होता है। और यहाँ पर इसका उपयोग पशुओं के चारा के रूप में कर सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, केवल 2। 57 नंबर है, पर्यावरण डीएनए ईडीएनए क्या है? ठीक है, देखते हैं इन्वायरमेंट डीएनए क्या होगा। राइट, देखो ईडीएनए से आशय उन अनुवांशिक पदार्थ से होता है जो जीवों को पर्यावरण से मुक्त करते हैं। ठीक है, और जैसे कि जल, मृदा, वायु, उसके लिए जीवों को संग्रहित करने या प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके स्थान पर वो त्वचा कोशिकाओं, श्लेष्म, अपशिष्ट और अन्य जो वैज्ञानिक पदार्थ होते हैं उसके माध्यम से निर्मुक्त किए जाते हैं डीएनए, उसके अंश को संग्रहित करते हैं और विश्लेषण कर प्रजाति की उपस्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ई डीएनए का उपयोग जैव विविधता की निगरानी के लिए तेजी से किया जा रहा है। और यहाँ पर जो इसकी गैर आक्रामक और अत्यधिक संवेदनशील तीव्र किफ़ायती विधि है और विशेष रूप से दुर्लभ और छिपे हुए जलजीव जो यहाँ पर प्रजाति है उसका पता लगाने को लेकर भी एक तकनीकी के रूप में काम करती है। 58 है, हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा क्रोयोकोनाइट होल क्या है? देखो क्रोयोकोनाइट जो होल है हिमनद में इसकी सतह पर निर्मित गर्त होते हैं जो तब बनते हैं जब वायु मिश्रित धूल या अवसाद हिम पर संचित हो जाते हैं। चूंकि ये अवसाद समीपवर्ती हिम की तुलना में गहरे रंग का होता है, अतः यहाँ पर सौर विकिरण से वो अधिक अवशोषित करता है, उष्ण होता है और धीरे धीरे हिमनद में विलगित होने लगता है और उसमें विलगित होकर गर्त निर्मित कर देता है। और ये गर्त पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्वनिहित सूक्ष्म जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके रूप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर होगा ये यहाँ से करेक्ट है। 59 नंबर है, 59 नंबर, जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड BOD के तहत जल में मौजूद जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ में विघटित करने के लिए जीवाणु हेतु आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। पहला 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के तहत जल के नमूने में जैव अपघटनीय और जैव अपघटनीय दोनों प्रकार के गैर जैव अपघटनीय दोनों प्रकार के कार्बन पदार्थों के साथ कुछ ऑक्सीकरण योग अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं ऑक्सीकृत करने हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापते हैं। ठीक है, सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट होगी। दोनों BOD और COD की बात एकदम करेक्ट कर रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एस्चेरिचिया कोलाई के संबंध में विचार करना है। ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव क्षण के आकार का एक बैक्टीरिया है जो समान रूप से मनुष्यों के जानवरों के हाथों में रहता है। सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड, जल में ई कोलाई की उपस्थिति का उपयोग आमतौर पर मल संदूषण जो फीकल कंटामिनेशन होता है उसके संकेतक के रूप में किया जाता है। सेकेंड बात भी सही है। बायोसेंसर के रूप में उपयोग किए जाने वाले इंजीनियर ई कोलाई नाजुक, महंगे होते हैं और दूषित वातावरण में प्रभावी रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। तीसरी बात गलत होगी क्योंकि संवर्धित ई कोलाई पूर्ण कोशिका बायोसेंसर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और पारंपरिक एंजाइम आधारित बायोसेंसर के विपरीत ठीक है जीवी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने वाले जो पूर्ण कोशिका होते हैं उसको बायोसेंसर के रूप में स्वतः मरम्मत कर सकते हैं और दूषित नमूनों को प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 और 2 करेक्ट यहाँ से 2 बातें।
क्वेश्चन नंबर 61 है, जैविक हथियार अभी समय पर विचार करना है। ये 1975 में प्रभाव में आया था। पहली बात 61 का पहला करेक्ट है। ये जैविक एवं विषाक्त टॉक्सिन हथियारों के विकास के उत्थान को लेकर भंडारण पर प्रतिबंध लगाता है। सेकेंड बात भी सहयोगी। तीसरा, ये विद्यमान जैविक हथियारों के विनाश अथवा उनके शांतिपूर्ण उद्देश्यों को प्रयोजन का प्रावधान करता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 61 का 1 to 3 सभी करेक्ट है, सी। 62 नंबर क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से किन देशों ने वर्ष 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन के आक्रमण के बाद नाटो की सदस्यता ग्रहण की थी? आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर एक तो स्वीडन और दूसरा फिनलैंड। दो यहाँ से आंसर होंगे। फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो का स्थापित हुआ था, ठीक है, और स्वीडन मार्च 2024 में नाटो में शामिल हुआ था। दोनों सदस्यताएं वर्ष 2022 से रूस द्वारा यूक्रेन के आक्रमण के बाद से प्रदान की गई थी, ठीक है। आगे आते हैं, 1 2 करेक्ट है। 63 है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के बारे में विचार करना है। इसके तहत समुद्री मार्गों में रेल संपर्क और डिजिटल अवसंरचना को एकीकृत करते हुए एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी नेटवर्क अभिकल्पित होता है। पहला 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, जॉर्डन की इस गलियारे में खाड़ी क्षेत्र में और भूमध्य सागर के बीच एक स्थल सेतु के रूप में रणनीतिक स्थिति होती है। सेकेंड यहाँ से ये भी करेक्ट है। अन्य देशों के साथ ही ये पहल चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के एक नियम आधारित विकल्प के रूप में अभिप्रेरित होती है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 2 और 3 डी यहाँ से करेक्ट है। 64 है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 64 को। पहला आंसर, यह भारत को ईरान के माध्यम से रूस और उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। 64 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड है, ये भारत के लिए स्वेज नहर मार्ग की तुलना में अधिक लागत प्रभावी करेगा। सेकेंड बात भी सही है। ये एक अनन्य रूप से समुद्री व्यापार गलियारा है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि जो INSTC है ना, मतलब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो है एक मल्टी मॉडल गलियारा है, जिससे समुद्री रेल सड़क मार्ग इसमें शामिल है और एक अनन्य रूप से समुद्री मार्ग नहीं है। बात गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है ए। 65 है, क्रिटिकल मिनरल्स के संबंध में विचार करना है। ये सामरिक और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक होता है। 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली क्षेत्र में खनन पर समान प्रतिबंध के बावजूद क्रिटिकल मिनरल्स खनन की अनुमति दी है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया। तीसरी बात गलत है, क्योंकि भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की है और वह विशेष रूप से चीन, ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे जो देश है उससे आयात या उससे मंगाने को लेकर अत्यधिक निर्भर होगा। 1 2 से करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। 66 है, भारत के अनुसंधान विकास इकोसिस्टम के संबंध में विचार करना है। भारत वैश्विक जनसंख्या में 17.5% हिस्सेदारी के बावजूद वैश्विक अनुसंधान आउटपुट में लगभग 3% का योगदान देता है। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, हाल ही के वर्षों में भारत का अनुसंधान और विकास सकल व्यय लगातार GDP के 2% से अधिक रहा है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि भारत का अनुसंधान एवं विकास जो सकल व्यय है ये GDP के लगभग 0.6 से 0.7 के स्तर तक बना हुआ है, जो हाल के वर्षों में 2% से अधिक नहीं हुआ है। गलत है ये। भारत ने R&D जो है उसके व्यय चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की तुलना में कम है। ये बात सही है। 1 और 3 करेक्ट होगा। 66 का आंसर ए। 67 है, भारत में समुद्री क्षेत्र के सुधारों के संबंध में विचार करना है। भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा के आधार पर समुद्री मार्गों से संपन्न होता है। पहला 67 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 ने औपनिवेशिक विधि को प्रस्थापित किया है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। समुद्री सुधार केवल पत्तन विस्तार पर केंद्रित है, न कि शासनगत सुधारों पर। तीसरी बात यहाँ से ये गलत होगी, क्योंकि समुद्री क्षेत्र में सुधार केवल पत्तन विस्तार तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर इसमें शासन संबंधी सुधार भी शामिल है, जैसे कि विवाद निपटान तंत्र है ना,
और सुरक्षा मानक, पर्यावरणीय तैयारी, समन्वय, ये सब 1 2 करेक्ट होगा। 68 है, भारत के हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते की प्राय उल्लिखित WTO के प्लस प्रतिबद्धताएं, जो शब्दावली है, इसका क्या अभिप्राय होगा? इसका अभिप्राय है, या मतलब इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि WTO प्लस प्रतिबद्धता से आशय होता है कि ऐसे प्रावधानों में जो मुक्त व्यापार समझौते के न्यूनतम दायित्व से परे में शामिल किए जाते हैं। इनमें समानता, सेवाओं का व्यापार, निवेश संरक्षण, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिस्पर्धा नीति, श्रम, पर्यावरण मानक जैसे शामिल होते हैं, और इनका विकास, जिनका जो WTO से नियमों में या तो सीमित उल्लेख किए गए या अथवा शामिल नहीं किए गए। तो यहाँ से सी आंसर करेक्ट होगा। 69 है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के बारे में। CBAM यूरोपीय संघ की एक पहल है जिसके अंतर्गत यूरोपीय संघ के बाहर आयातित कुछ वस्तुओं पर कार्बन मूल्य आरोपित किया जाता है। पहली बात, 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य घरेलू और विदेशी उत्पादकों के बीच कार्बन लागत को समरूप बनाकर कार्बन लीकेज को रोकना होता है। सेकेंड बात, 69 का ये भी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि CBAM कार्बन लीकेज को रोकता है, जिसमें यहाँ पर सुनिश्चित होता है कि आयातित वस्तुएं यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली जो होती है उसके अंतर्गत यूरोप के संघ उत्पादकों के समान कार्बन लागत को वहन करता है, ताकि यूरोपीय जो उद्योग है उसकी रक्षा करते हुए वैश्विक कार्बोनाइजेशन का प्रोत्साहन मिले, ठीक है। आंसर क्या होगा? 69 का आंसर सी करेक्ट है। 70 नंबर है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम, ग्रेप जो प्लान था इसके बारे में। ग्रेप को सर्वोच्च न्यायालय के AC मेहता बनाम भारत संघ मामले में आदेश के अनुसरण में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2017 में सूचित किया गया था। पहला 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा बोला है यहाँ से कि वर्तमान में इसका क्रियान्वयन पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि वर्ष 2021 में ग्रेप की क्रियान्वयन EPCA के मध्य स्थान पर CAQM द्वारा किया जाता है। ये बात गलत हो जाएगा। तीसरा, ग्रेप के अंतर्गत प्रदत्त उपाय सामूहिक प्रकृति के हैं जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 70 का 1 और 3 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, गेंडा संरक्षण के संबंध में विचार करना है। भारत एक सींग वाले गेंडे की संख्या 4000 से अधिक है। 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व में एक सींग वाले गेंडे की सबसे बड़ी संख्या वाले पर्यावासों में से एक माना जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, गेंडे का सींग हड्डी और कैल्शियम निक्षेप से बना होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि गेंडे के जो सींग है हड्डी या कैल्शियम से निर्मित नहीं होती है, ये केराटिन से बना होता है, वही प्रोटीन जो मानव के बालों में और नाखूनों में पाया जाता है, ठीक है। 1 2 करेक्ट है, ये आंसर होगा। 72 है, अरावली पहाड़ियों के संबंध में विचार करना है। अरावली एक सतत पारिस्थितिक भूदृश्य का निर्माण करती है जो जलवायु को विनियमित करती है और भूजल पुनर्भरण को सुगम बनाती है और जैव विविधता को समर्थन करती है। पहली बात, 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के तहत ने हाल ही में निर्णय में अरावली की परिभाषा हेतु 100 मीटर लोकल रिलीफ नियम को आधार बनाया था और वैज्ञानिक आंकड़े उपेक्षा की गई थी इसकी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की परिभाषा हेतु 100 मीटर लोकल रिलीफ स्थानीय भूभाग 100 मीटर से या उससे अधिक ऊंचाई नियम पर आधारित दृष्टिकोण अपनाया था, जहां ढाल आधारित विश्लेषण जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य उसको पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने पर्यावरण मंत्रालय की 100 मीटर सीमा संबंधी रिपोर्ट का पूर्ण समर्थन किया है। तीसरी बात से गलत होगी। आंसर 1 और 2 करेक्ट है, ए आंसर होगा। 73 नंबर है, विमानन सुरक्षा विनियमन के माध्यम से प्राय प्रयुक्त विंडो ऑफ सर्केडियन शब्दावली से क्या अभिप्राय होगा, क्या आशय है इससे? देखो, इससे आशय होगा कि विंडो ऑफ सर्केडियन लो समानता सुबह 2 से शाम, सुबह 2 से मतलब रात को 2 बजता है ना, उसको सुबह, क्योंकि मॉर्निंग में आ जाता है AM में, तो उससे लेकर के सुबह 5:59 तक मतलब 6 बजे तक मान लो, वो दल के अनुकूलित समय क्षेत्र के अनुसार की वह अवधि होती है जो शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी के कारण उच्चतम थकान, सतर्कता और कमी और न्यूनतम संज्ञानात्मक प्रदर्शन की स्थिति बनती है, जिससे विमान सुरक्षा जोखिम बढ़ जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 74, प्रोजेक्ट सन कैचर मुख्यतः किस माध्यम से इंटर सैटेलाइट संगणना का प्रस्ताव करता है? आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर लेजर आधारित ऑप्टिकल लिंक, सी सही आंसर होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट सन कैचर जो अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता या डेटा द्वारा केंद्रों की स्थापना के लिए गूगल की एक पहल है और उच्च गति इंटर सैटेलाइट डेटा अंतरण हेतु लेजर आधारित ऑप्टिकल लिंक का उपयोग करता है, जिससे यहाँ पर उपग्रह समूह को बीच विस्तारित संगणना संभव हो पाती है। और गूगल की पहल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे बोलेगा एक तरह से ये कोई दूसरी एजेंसी दे देगा ना, तो उसके बारे में बोलेगा, राइट। तो याद रखना है गूगल का, या बोलेगा चैट जीपीटी द्वारा पर ऐसा बनाया गया है ना, तो याद रखना है। तो सिर्फ यहाँ से सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 75 है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के संबंध में विचार करना है। यूएचसी दिवस 2025 की थीम थी अनफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट। पहला 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यूएचसी दिवस की थीम अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट रखी गई थी, जो उच्च आउट ऑफ पॉकेट व्यय की समस्या को रेखांकित करता है और जो लाखों लोगों की निर्धनता की ओर ढकेलता है। पहला सही है। सेकेंड, यूएचसी दिवस मुख्यतः अस्पताल में भर्ती और उपचारात्मक सेवाओं पर केंद्रित होगा, जिससे निवारक और प्रोत्साहन सेवाएं शामिल नहीं होंगी। तीसरी सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज में प्रोत्साहन, उपचार, पुनर्वास, उपसामक देखभाल सहित स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर के दायरा शामिल होगा। ये केवल अस्पताल भर्ती उपचार तक सीमित नहीं होगा। ठीक है, ओनली वन करेक्ट है। आंसर 75 का एक सही है। 76 है, इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक्स के संबंध में ट्रोजन हॉर्स इफेक्ट से क्या अभिप्राय होगा? पहली बात देखो, इसका अभिप्राय है कि यह क्या ऐसा है, इसका ऐसा होता है कि ट्रोजन हॉर्स इफेक्ट ये वर्णन करता है कि किस प्रकार श्वसन योग्य सूक्ष्म प्लास्टिक वाहक के रूप में काम करते हैं, जो अपनी जल विकर्षी प्रकृति के उच्च पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण अपनी सतह से विषैले रसायन भारी जो धातुएं होती हैं वो अवशोषित कर लेते हैं। श्वसन के पश्चात ये कण फेफड़ों में ऊतक से गहरे स्तर तक वहन प्रदूषक के रूप में पहुंचा देते हैं और ये शरीर के प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र को बायस पास कर देते हैं और सूजन श्वसन रोगी को लेकर के स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा देंगे, है ना। बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, इस वजह से बोलते हैं ज़्यादातर जगह आप जाओ निकलो बाहर तो मास्क लगा के ही निकलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ से, है ना। क्योंकि जो यहाँ पर जो ट्रोजन हाई इफेक्ट है ये हम लोग के लिए भी खतरे में है ना। जैसे दिल्ली एनसीआर के जैसे लोग रहते हैं वहाँ के लिए ज़्यादा पॉल्यूटेड है वो। आगे आते हैं 77, भारत में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2024-25 में भारत के कुल विद्युत उत्पादन के नाभिकीय ऊर्जा का योगदान 3% रहा है। 77 का पहला करेक्ट है। भारत ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। लक्ष्य में 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर की निर्माण करना शामिल है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा मिशन के तहत बजट 25-26 में उसमें 2023 तक कम से कम 5 स्वदेशी लघु जो मॉड्यूलर रिएक्टर हैं इसकी स्थापना हेतु निधि आवंटित की गई है ताकि इसके परिनियोजन में तीव्रता लाई जा सके। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 सभी करेक्ट है। क्वेश्चन 78 है, ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में विचार करना है। ये एक 64 बिट डुअल कोर समान प्रयोजन प्रोसेसर है जो आधुनिक ऑपरेटर सिस्टम के संचालन में सक्षम होता है। 78 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसे केवल लो एंड सेंसिंग और उपकरण नियंत्रण अनुप्रयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? 78 का सेकेंड यहाँ से गलत है, क्योंकि ये केवल लो एंड सेंसिंग उपकरण नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये दूरसंचार, औद्योगिक स्वचालन, ऑटोमोटिव जो एम्बेडेड प्रणाली है उस पर लक्षित होगा। तीसरा, ये भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भाग होगा। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 79, हाल ही में समाचारों में रहा जीवाश्म कंकाल लिटिल फुट संबंधित है किससे? जीवाश्म कंकाल लिटिल फुट दक्षिण अफ्रीका के स्टर्कफॉर्टेन गुफा तंत्र में खोजा गया एक शुरुआती मानव पूर्वज का अत्यंत पूर्ण जीवाश्म मिला है, जो हाल के अध्ययन से अनुसार ये संभवतः किसी पूर्व अज्ञात प्रजाति से संबंधित हो सकता है, जो प्रारंभिक मानव के विकास के लिए शाखावत संरचना के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बी क्या होगा?
आंसर है। क्वेश्चन 80। भारत में रेबीज के संबंध में विचार करना है। भारत की वैश्विक रेबीज संबंधी मानव मृत्यु में लगभग 1/3 हिस्सा हिस्सेदारी होगी। 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, भारत में कुत्ते रेबीज वायरस के प्रमुख कारण होते हैं। सेकंड बात यहाँ से 80 का ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत में रेबीज का प्रभाव आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर असंगत रूप से अधिक पड़ता है। ये भी बात सही है कि यहाँ पर रेबीज आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में असंगत रूप से अधिक प्रभावित करता है, जैसे दिहाड़ी श्रमिक है ना, और ग्रामीण समुदाय के कचरा संग्राहक जो हैं बच्चे, क्योंकि वहाँ पर समयबद्ध रूप से पोस्ट एक्सपोजर जो जागरूकता तक नहीं पहुँच पाती चीज़ें। ठीक है, तीनों बातें सही हैं। 81 है, वाडा के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? ये एंटी डोपिंग नियमों के अनुसार समन्वय हेतु उत्तरदायी वैश्विक नियामक संस्थाओं की। पहली बात 81 का यहाँ से करेक्ट है। ये विश्व भर में खिलाड़ियों का प्रत्यक्षता डोपिंग परीक्षण करती है। सेकेंड गलत होगा, क्योंकि वाडा स्वयं खिलाड़ियों का प्रत्यक्ष रूप से डोपिंग परीक्षण नहीं करती है, और परीक्षण का नमूना संगठनीय राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संगठन जैसे भारत में नाडा और अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा किया जाता है। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, ये वैश्विक डोपिंग प्रवृत्ति के लिए वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। तीसरा करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर है। 82 नंबर है, इसरो के LVM-3 M6 मिशन के संबंध में विचार करना है। इसने 6100 6100 किलोग्राम वजन के वाणिज्यिक उपग्रह ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 को निम्न पृथ्वी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये किसी भारतीय रॉकेट द्वारा वहन किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा क्या होगा? तीसरा यहाँ से ये इसरो गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का भाग होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर गगनयान का भाग नहीं है। ये LMV-3 रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान संबंध जो कार्यक्रम है उसका प्रक्षेपण यान होगा, और ये विशिष्ट मिशन पूर्णतः वाणिज्यिक और मानव रहित था। गगनयान मिशन इससे पृथक है, अलग है, टाइप का है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न पृथ्वी कक्षा में ले जाना और सुरक्षित रूप से पृथ्वी को वापस लाना होगा। 1 2 करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 83। भारत के मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य कार्यक्रम के बारे में विचार करना है कि कौन कौन से पहले इसमें शामिल हैं। पहली बात है, वर्ष 2027 तक भारत में मलेरिया हमलों में शून्य करना, इसको करेक्ट है। वर्ष 2030 तक मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन करना, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है, वर्ष 2030 तक वाहक मच्छरों का उन्मूलन करना। ये बात गलत है, क्योंकि 2030 तक वाहक मच्छरों का उन्मूलन कोई आधिकारिक लक्ष्य नहीं है। ठीक है, उनके उन्मूलन पर यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया ऐसा, और बल्कि उनके नियंत्रण को लेकर के केंद्रित करके लेकर यहाँ पर कुछ बातें बताई गई थी, लेकिन उन्मूलन को लेकर के नहीं। तो 1 2 सिर्फ करेक्ट है। 84 है, पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो। ये वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 2025 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक निकाय होगा। 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा और इसकी विशिष्ट नियामक भूमिका परिलक्षित करेगा। सेकेंड गलत हो जाएगी बात। ये नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के मॉडल पर काम करेगा। बस सही है। ठीक है, 1 3 करेक्ट है। आंसर ए 84 का। 85 बातें अभ्यास हैरिमो शक्ति के संबंध में विचार करना है। यह भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच एक द्विपक्षीय सेना अभ्यास होगा। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। वर्ष 2025 का संस्करण राजस्थान के डोगरा रेजिमेंट और मलेशिया के 25वीं बटालियन रॉयल मलेशिया सेना के बीच आयोजित किया जाएगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है और ये हो भी चुका है ना। तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर होगा। 5 से 18 दिसंबर के बीच आयोजित हुआ था ये 5वां। ठीक है, 86 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। इंटरपोल सूचना और उनके क्या उद्देश्य होंगे। ब्लू कॉर्नर नोटिस अभियोजन के लिए भगोड़े व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग करना। 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या आपराधिक जांच की जुड़ी जो गतिविधि है उसके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए जारी करता है। ठीक है। सेकेंड, येलो नोटिस लापता व्यक्तियों का पता लगाने हेतु। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। तीसरा, ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस क्या होता है? अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। तीसरी बात यहाँ से
करेक्ट है। 1 गलत है, 2 और 3 करेक्ट है। आंसर 86 का 2 बातें सही है। 87 है, भारत के डेटा गुणवत्ता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 2025 के मूल्यांकन के संबंध में विचार करना है। IMF के डेटा पर्याप्तता मूल्यांकन में डेटा की गुणवत्ता को A से D तक के पैमाने तक आंका गया है, जहां D का अर्थ होता है कि पर्याप्त डेटा जिसमें कुछ मामूली कमियां हो। 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि IMF का डेटा पर्याप्तता मूल्यांकन डेटा की गुणवत्ता A से D तक रेट करता है, जहां A पर्याप्त डेटा गुणवत्ता का दर्शाएगा और D गंभीर कमियों को दर्शाएगा। ये बात गलत हो जाएगी। भारत को C ग्रेड दिया गया है, जो दर्शाता है कि डेटा की कुछ कमियां सटीक आर्थिक निगरानी को आंशिक रूप से प्रभावित करती हैं। सेकंड सही है। इस मूल्यांकन में विशेष रूप से भारत के राष्ट्रीय लेखा और सरकारी वित्त डेटा की कार्यप्रणाली को चिन्हित किया गया है। तीसरी बात भी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर IMF के मूल्यांकन में विशेष रूप से भारत के राष्ट्रीय लेखा और सरकारी वित्त डेटा में स्थायी कार्यप्रणालीगत कमियों को चिन्हित किया गया है। 2 और 3 सही है, बी आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर, मसाला बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। ये भारतीय कॉर्पोरेट द्वारा विदेशी खरीदारों को जारी किए गए रुपए के मूल्य वर्गित बॉन्ड होते हैं। 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, RBI के दिशा निर्देश के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के मसाला बॉन्ड की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 3 वर्ष तथा उससे अधिक राशि के लिए 5 वर्ष होगी। सेकंड बात क्या होगी? 88 का सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं, सी आंसर होगा। 89 नंबर है, 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व असमानता रिपोर्ट जारी करता है? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, डी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, इसका निर्माण पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्थित एक अनुसंधान केंद्र वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा किया गया था। ये GDP की पारंपरिक मानदंडों को आगे बढ़कर वैश्विक आय और धन वितरण की अधिक गहन मूल्यांकन का प्रदान करता है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 90 नंबर, एक राष्ट्र एक पत्तन प्रक्रिया के बारे में विचार करना है। यह पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक पहल होगी। 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका उद्देश्य सभी भारतीय पत्तन संबंधी दस्तावेज और प्रक्रियाओं के मानकीकृत करना। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। इसका उद्देश्य पत्तनों पर दस्तावेजीकरण संबंधी आवश्यकताओं को लगभग 1/3 तक कम करना होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 to 3 90 का सभी करेक्ट है, डी। 91 है, भारतीय पूंजी बाजारों में संबंध में फ्लाइट टू स्टेबिलिटी बफर शब्द का तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य है कि घरेलू संस्थागत निवेशक द्वारा बाजार की स्थिरता को कम करना होगा और ये घरेलू पूंजी की दीर्घकालिक आधार पर रूप में काम करेगी, जिसमें इक्विटी बाजार की अस्थिरता कम होती है और FPI आधारित तरलता की तुलना में बाजार की सहनशीलता और मजबूती बढ़ती है। ठीक है, फ्लाइट टू जो स्टेबिलिटी होती है, ये बफर उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें घरेलू संस्थागत निवेश, म्यूचुअल फंड और घरेलू बचत के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक में निकासी और प्रभाव के संतुलित करने को लेकर के स्थगितकारी शक्ति के रूप में काम करती है, जैसा कि भारत 2025 में शेयर बाजार में देखा गया था। ठीक है, बी आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है 92, अरावली पर्वतमाला के बारे में विचार करना है। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक होगी। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। दूसरा, ये गुजरात को लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। सेकेंड बात भी सही है। इसका उच्चतम शिखर गुरु शिखर होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं। 92 का आंसर 1, 2 और 3 सभी यहाँ से सही है। 93 है, लूनर फिशन सरफेस पावर प्रोजेक्ट से संबंधित कथन पर विचार करना है। इनका लक्ष्य वर्ष 2030 तक के दशक के आरंभ तक चंद्रमा पर एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करना। 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड, नासा ने आर्टेमिस कार्यक्रम रणनीति का हिस्सा है। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये चंद्रमा की सतह उपस्थिति के लिए नासा की आर्टेमिस कार्यक्रम की एक हिस्सा होगा, जिसमें चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर बेस कैंप स्थापित करना और दीर्घकालिक मानव संचालन को लेकर के मंगल ग्रह में तैयारी को सक्षम बनाना। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। 94 आते हैं, एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्राफ्ट के संबंध में विचार करना है।
आईमैट मुख्य पैराशूट एयरड्राफ्ट टेस्ट, ये पुनः प्रवेश की स्थिति का अनुकरण करने के लिए उच्च तंगुता के पूर्ण पैमाने पर पैराशूट प्रणाली को गिराना शामिल होता है। पहली बात 94 का पहला करेक्ट है। सेकेंड आईमैट लैंडिंग के दौरान संरचनाओं की शक्ति, स्थिरता और प्रदर्शन की पुष्टि करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। आईमैट गगनयान मिशन के लिए मानव रेटिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट है। आंसर 1 2 3 डी। नाइन्टी 95 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 के संबंध में विचार करना है। IISF 2025 का आयोजन विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। पहला 95 का पहला स्टेटमेंट से क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के अत्याधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करना और भारत की जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। सेकंड भी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है। तीसरा, IISF का प्राथमिक लक्ष्य समूह स्कूली बच्चे थे, न कि नीति निर्माता शोधकर्ता, ताकि देश में बच्चे में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि IISF 2025 का प्राथमिक लक्ष्य छात्रों युवाओं को समान जनता, वैज्ञानिक सोच बढ़ाना और साथ ही भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी परिस्थिति तंत्र को लेकर के शोधकर्ताओं में नीति निर्माताओं को शामिल करना होगा। ये बात गलत हो जाएगी। ये देश में स्वदेशी वैज्ञानिक क्षमताओं को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर की भारत की राष्ट्रीय लक्ष्य को अनुरूप था। ये बात सही है। 1 2 और 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। 1 2 4 सी। क्वेश्चन आ गया था 96 नंबर है। डिजिपिन के संबंध में विचार करना है। डिजिपिन एक 10 अंशों वाला एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जिसे भारतीय भूमि पर लगभग 4 वर्ग मीटर के आकार की संपत्ति के लिए उत्पन्न किया जा सकता है। 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड यहाँ से डिजिपिन इंडिया पोस्ट द्वारा उपयोग की जाने वाली मौजूदा 6 अंकों की पिन प्रणाली का स्थान लेगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर डिजिपिन पारंपरिक या 6 अंक की पिन प्रणाली का स्थान नहीं लेगा। इसके बजाय इसका उद्देश्य मौजूदा डाक पत्रों पर ऊपर सटीकता की एक आंतरिक या अतिरिक्त पट्टी को में काम करेगा, ये है ना। डिजिपिन संपत्ति के भौगोलिक निर्देशांक को एनकोड करेगा और व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करेगा। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है। गलत पूछा है 2, तो एक बात गलत है इसमें से। 3 में से 1 बात गलत है, तो 1 आंसर होगा। 97 है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल के बारे में विचार करना है। इसका विकास कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। पहला 97 का करेक्ट है। ये एक लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल सिस्टम द्वारा संचालित होता है, जो केवल जलवाष्प उत्सर्जित करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ये पोत मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 तक अंतर्गत शुरू की गई पहलों का हिस्सा होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 सभी करेक्ट है। आंसर सी। 98 है। हाल ही में समाचारों में रहे चर्चित क्यू डे नामक अवधारणा से क्या तात्पर्य होगा? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर क्यू डे है। जो देखो यहाँ पर क्यू डे ये उस समय को संदर्भित करता है जब क्वांटम कंप्यूटर पब्लिक की एन्क्रिप्शन को विकोडन करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो जाता है। ठीक है, सी यहाँ से आंसर होगा। और ये सभी गोपनीयताओं को तुरंत उजागर नहीं करेगा, परंतु आज संग्रहित कोई भी कोडबद्ध डेटा यदि अभी अवरोहित कर जाता है, अधिरोपित किया जाता है, तो भविष्य में उसके लिए डिकोड कर सकते हैं, जिसे जोखिम का हार्वेस्ट नाउ डिस्क्रिप्ट लेटर कहा जाता है। तो सी यहाँ से करेक्ट होगा। 99 नंबर है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है उसको लेकर के परम शिवाय राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत विकसित भारत का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर था। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगी? ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परम शिवाय पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है और ये क्लास एक्सा स्केल नहीं होगा, गलत है। एक्सा स्केल कंप्यूटिंग हासिल नहीं की गई अभी तक, ठीक है, भारत में, तो बात गलत हो जाएगा। एनएसएम के तहत विकसित एरावत मुख्य रूप से पारंपरिक संख्यात्मक सिमुलेशन बाजार उसके बजाय एआई वर्कलोड के लिए डिजाइन किया गया है। सही है। एक्सा स्केल कंप्यूटिंग ऊर्जा कौशल और उन्नत सेमीकंडक्टर नोड्स की मांग को बढ़ाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर 99 का बी आंसर करेक्ट है। 2 और 3।
क्वेश्चन 100 है, प्रोजेक्ट 17A फिगरेट्स के संबंध में विचार करना है। प्रोजेक्ट 17A शिवालिक श्रेणी के फिगरेट का उन्नत संस्करणों का 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। प्रोजेक्ट 17A फिगरेट्स संयुक्त डीजल या गैस पुनर्वधन प्रणाली का उपयोग करता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर 100 का 1 और 2 सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। दृष्टि का टेस्ट नंबर यहाँ पर जो 18 का पार्ट 2 हम लोग का पेंडिंग था वो हम लोगों ने कवर कर लिया आज। ठीक है, 18 पेपर हो गया आपका और 19वां भी हो गया, दोनों पेपर आपके कवर हो गए। अब हम लोग अगला पेपर देखेंगे, संडे को देखेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर कौन सा, टेस्ट नंबर 20। ठीक है, और इससे पहले मैं करा चुका हूँ, सुबह मैंने आज कराया था विजन का जो टेस्ट नंबर यहाँ पर 26 था, है ना, 26 ही था शायद, उसका पार्ट 2 मैंने कराया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे भी है। और मैंने कल अभी कराया था डेली टारगेट। डेली टारगेट पे आप अगर जुड़े हो तो काफ़ी अच्छा है। डेली आपको ऊपर टारगेट दिए जाते हैं ना, टारगेट के आपको MCQs कराते हैं, एक एक चीज़ों को समझाया जाता है कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखो उससे जुड़ोगे, कोई आपको चार्जेस पैसे नहीं देने, पे नहीं करना है कुछ, सब यूट्यूब पे आता है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होगा। 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को प्लस मिलेंगे आपको जब एग्जाम आप दोगे तो। ठीक है, जुड़ सकते हो, एकदम फ्री है वो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करो और वहाँ से एक चीज़ आपको मिलेगी। राइट, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।